हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पता है कि इसको जानने के दो सोर्सेज हैं, एक तो है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट में आ जाता है आपका ज्वालामुखी यानी वोल्केनो वगैरह, और भूकंप दूसरा है भूकंप जिसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। और इनडायरेक्ट सोर्स में अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है ताप, दाब, और ये क्या कहते हैं घनत्व आ गया, उल्काएं हो गई, तो ये सब इसमें आ जाता है, यानी डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। ये सब इनडायरेक्ट में आ जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप इसमें से बताइए डायरेक्ट सोर्स कौन से हैं या इनडायरेक्ट सोर्स कौन से हैं। ना केवल ये, देखिए, इसको आंतरिक संरचना को जानने के लिए बहुत सारे विश्व लेवल पे प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है ना, और एक है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जो कि ये आपने देखा होगा, क्या नाम है, आर्कटिक ओशियन महासागर, वहां का जो कोला क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। और अब तक की सबसे गहरी खुदाई यानी कि 12 किलोमीटर। और बताएं, साउथ अफ्रीका की बात करें तो 3 से 4 किलोमीटर वहां भी खुदाई हो चुकी है। वहां की जो खान है 3 से 4 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी में क्या होता है, जैसे ही पृथ्वी के अंदर में हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इतनी तेजी से बढ़ता है कि यह असंभव है वहां तक जाना। समझ में आया? लेकिन जितना भी जान पाए उसको हम थोड़ा बहुत आज अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो देखिए, ये गोला मैंने पहले से ही डायग्राम बना दिया है ताकि टाइम किल ना हो। अगर मैं यहाँ पे इसके केंद्र से एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, समझ में आया? इसको, इस कट को, ये पिज्जा जैसा जो शेप है, इसको मैंने उठाया और अलग से रख दिया, ठीक है। ये जो है पहला वाला, यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, यहाँ 2 लिख देती हूँ, यहाँ 3 लिख देती हूँ मैं। ये जो 1 मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं हिंदी में भूपर्पटी, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे क्रस्ट। क्लियर? जो सेकंड मैंने लिखा है इसे हम बोलते हैं प्रवार, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं मांटल, ठीक है। 3 जहां पे लिखा है इसको हम बोलते हैं क्रोड, या अंग्रेजी में बोलते हैं कोर। तो ये 3 आपको समझ में, अगर ये समझ में आ गई तो ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी को हम फर्दर डिवाइड कर करके पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो क्रस्ट है जिसे हम भूपर्पटी बोलते हैं, उसकी संरचना में बताऊंगी कैसी है। भूपर्पटी यानी जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं उसको हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो क्रस्ट है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अभी मैं डायग्राम में दिखा के बता दूंगी। दूसरा वाला जो है मेंटल है, और तीसरा वाला जो सबसे अंदर में है कोर जो है, वो क्या है, कोर है, वो सबसे अंदर में जो है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि ये जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हम देखेंगे 3 तरीके से। एक तो हम देखेंगे कि रासायनिक संगठन, एक हम उसका गुण देख लेंगे, और एक हम देख लेंगे भूकंपीय तरंगे वगैरह, ठीक है। देखिए, इतनी बात समझ में आए कि सबसे ऊपर क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ 1 2 3, ठीक है। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। इतनी बात क्लियर हुई ना? चलिए, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो ऊपर मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची है, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये जो आपको येलो लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची हुई, इसको देखिए, क्रस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मींस क्रस्ट पर ही, भूपर्पटी पर ही नदियां, पर्वत, पहाड़, घर, ये सब हैं। तो उबड़ खाबड़ होगा ना, उबड़ खाबड़ होगा, बिल्कुल प्लेन तो होगा नहीं। तो आपको बताती हूँ कि जो ये क्रस्ट है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को तो हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक को हम बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, यानी महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट तो सुनने में आ रहा है। देखिए, महाद्वीपीय क्रस्ट की अगर बात करूं तो 30 किलोमीटर से लेकर, और जहां पे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय श्रृंखलाएं होती है, वहां पे 70 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस पाई जाती है, मोटाई पाई जाती है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, क्या कहते हैं, ओशियनिक, ये देखिए ब्लू लाइन से मैंने कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो ब्लू लाइन, ये वाटर है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, महासागर है। तो यहाँ पे जो क्रस्ट होगा वो कैसा होगा, उसकी थिकनेस कैसी होगी, कम होगी। कितनी होगी? 5 किलोमीटर,
क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 30 किलोमीटर, ये हिली वाले एरिया में लिख देती हूँ मैं 70 किलोमीटर, यहाँ पे ये 70 किलोमीटर लिख देती हूँ किलोमीटर, एंड ये जो ये वाला एरिया है, महासागर वाला एरिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। ये जो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट है, देखिए ऊपर वाला जो ये क्रस्ट है ये बना तो है, देखिए एक स्वेस महोदय थे, उन्होंने क्या किया था, इसको पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसको जो क्रस्ट मेंटल और कोर है, इसको उन्होंने बोला कि जो क्रस्ट है वहां पे किसकी अधिकता पाई जाती है, सियाल, मतलब सियाल मतलब होता है सिलिकॉन एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसका नाम दे दिया सियाल उन्होंने, स्वेस महोदय, एक सेकेंड, स्वेस, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो मेंटल है यहाँ पे सीमा, SIMA, सीमा, सिलिकॉन मैग्नीशियम, क्लियर, एंड ये निफे यानी निकेल एंड फेरस। ये बात समझ में आई? सियाल, सीमा, निफे। अब ध्यान से सुनिए, ये जो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से, ये जानना चाहिए। और जो ये ओशियनिक क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ है। एक चीज और याद रखिए, जब मैंने बोला कि ये जो क्रस्ट है सियाल से बना हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ओशियनिक क्रस्ट किससे बना हुआ है, तब आप क्या करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला क्रस्ट आपका बना हुआ है सीमा से। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सीमा याद रखिएगा, सीमा यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल वाला, और निफे यानी कि जो कोर है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, निकेल और लोहा, ठीक है। इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी नहीं, और इसकी ऊपर वाले की 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, एंड निफे की यानी कोर जो होगा उसकी कितनी होगी, 9 से लेकर 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी यानी घनत्व होगा। इंपॉर्टेंट है, ये बात जरूर जानिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि भाई जो पृथ्वी है उसको मैंने क्या किया, एक पिज्जा शेप में कट किया, उसको अलग से रख दिया, और मैंने उसके 3 नाम रख दिए, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो सबसे ऊपर वाला जहां पे मैं खड़ी हूँ, परपटी है ना, सबसे पतली होती है, और ये किसकी बनी हुई है, सियाल की बनी हुई है। इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था, एक को मैंने बोला था ओशियनिक क्रस्ट, एक को बोला था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो 5 किलोमीटर उसकी थिकनेस है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी 30 से लेकर 70 किलोमीटर, जहाँ पे हिली वाला एरिया है वहां पे 70 किलोमीटर पाई जाती है बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि जितनी ऊपर होगी उतना ही नीचे उसको बैलेंस बनाने के लिए गहराई में भी उतनी ही मोटाई होगी, ठीक है। मेंटल वाला जो एरिया है उसको मैंने बताया, यानी बीच वाला, एम से बोल सकते हैं मध्य, ठीक है, मां से मध्य, मां से मेंटल, ऐसे याद कर लीजिए। तो बीच वाला जो एरिया है वो किससे बना हुआ है, सीमा, सियाल और सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है बीच वाला, ठीक है। और नीचे वाला जो सबसे है वो किससे बना हुआ है, क्रोड वाला एरिया, निकेल एंड लोहे से, ठीक है। ये बात समझ में आई, तीनों की डेंसिटी पता चल गई। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इसकी बात सुन लीजिए, यहीं पर ये जो क्रस्ट है इसकी किलोमीटर की बात करते हैं तो 35 किलोमीटर है। सीमा, ये जो मेंटल है इसकी बात कर लेते हैं अगर हम, एक सेकेंड, इसकी सीमा की बात करते हैं तो ये 35 से 2900 किलोमीटर है। ये मैं बोलूं 35 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर है। फिर ये आता है इनर और आउटर कोर में, ये जो है कितना है, 2900 से 5150 से फिर 63, यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया 6371, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा, इतनी बात याद रखिएगा, यानी 35, ठीक है, 35 हो गया आपका
भूपर्पटी मेंटल हो गया 35 से लेके 2900 किलोमीटर, और 2900 से लेके 5150 हो गया आपका कोर, आउटर कोर, और आउटर कोर से लेके इनर कोर तक का जो हो गया 5150 से लेके 6371 यानी कि त्रिज्या तक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब हमने अवस्था के आधार पे भी इसको डिवाइड किया है। देखिए ये मैंने बनाया ना, पर्वत, पठार, सागर, कटक, ये क्रस्ट वाला है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ये गर्त है। ठीक है, तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके की पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखिए, ये क्रस्ट है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बीच में एक येलो कलर की लाइन ड्रॉ कर दी और हमने इसे दो भागों में बांट दिया। एक को हमने नाम दे दिया ऊपरी क्रस्ट, एक को हमने नाम दे दिया निचला क्रस्ट, यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। क्लियर? मेंटल को ठीक उसी तरीके से हमने डिवाइड कर दिया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कोर को भी क्या किया, आउटर कोर और इनर कोर, इसको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया। अब इसे क्यों किया हमने? देखिए है क्या कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो क्रस्ट वाला है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ये बात समझ में आती है? तो क्रस्ट से लेकर यहाँ तक सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। फिर उसके बाद आपको बता दूं मैं कि आउटर कोर जो है, यानी कि बाहरी कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, आगे देखेंगे क्यों। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, यानी ठोस अवस्था में है, फिर जो है तरल अवस्था में है, फिर ठोस अवस्था में है। तो इस तरीके से ये अवस्था के आधार पर हमने देख लिया। हमने क्या किया, क्रस्ट, मेंटल और कोर को क्या किया, बांट दिया। तो अगर हम किसी को बीच से बांट देते, अगर मैं यहाँ से इस पे लाइन कट खींच दूं तो आप क्या बोलोगे कि ऊपर है, ये निचला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर तीन पेंसिल है तो तीनों को क्या करेंगे, ऊपरी भाग, निचला भाग, ऊपरी भाग, निचला भाग, ऊपरी भाग, निचला भाग। तो इसी तरीके से क्रस्ट को क्या किया, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, और कोर को क्या किया, ऊपरी कोर और आंतरिक कोर। इस तरीके से हमने विभाजित कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या किया कि उसको अवस्था के आधार पर विभाजित कर दिया। अब आ जाइए, देखिए ये जो स्वेस महोदय ने बताया था रासायनिक संगठन, यानी क्रस्ट वाला जो है वो सियाल से बना है, सिलिका और ये एल्युमिनियम से बना हुआ है, और मेंटल वाला जो है, मेंटल वाला लेयर किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, जिसे हम सीमा बोलते हैं। और कोर वाला एरिया है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है नीफेस से, जिसे हम बोलते हैं निकेल एंड फेरस। ठीक है, तो ये देख लीजिए, निकेल एंड फेरियम क्या दिखता है, यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम क्या दिखता है, और यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम की ये डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आसानी हो, सियाल, सीमा एंड नीफे। ठीक है, अब आइए आगे देखिए। अब कुछ क्षेत्रों को, जैसे देखिए एक क्षेत्र से जब आप दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उसकी जो सीमा होती है, उस सीमा को हमने कुछ नाम दिया है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में जाने पर उसका जो क्या कहते हैं स्वभाव होता है वो चेंज हो जाता है, उसके गुण चेंज हो जाते हैं। तो उस तरीके से हमने क्या किया, उसको कुछ नाम दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जो क्रस्ट है, अपर एंड लोअर क्रस्ट की बात अगर हम करें तो उसको हमने नाम दे दिया है कॉनॉर्ड। ठीक है, कॉनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब होता है असांतत्य क्षेत्र या असंबद्ध क्षेत्र। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, एक हमने गोला बनाया और दूसरा गोला बना दिया, उसमें क्या किया कि ये जो x और एक का नाम दे दिया y। जब मैंने इस गोले को बनाया ना तो इसी के बीच से ही मैंने एक और ड्रॉ किया था, मींस x और y, ये जो यहाँ पर तो केवल x के गुण पाए जाते हैं, यहाँ पे केवल y के गुण पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों का जो मिला हुआ क्षेत्र है ना, यहाँ पे दोनों के गुण पाए जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, असांतत्य या असंबद्ध क्षेत्र। ठीक है, आप जब रीजनिंग पढ़ते होगे तो इस तरीके की बहुत सारी वो क्या कहते हैं डायग्राम बनाए जाते हैं, तो समझ में आया होगा कि जिसमें दोनों गुण पाए जाए, मतलब x और y दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे कहीं लिखा होता है a एंड b, तो a और b दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो वाला एरिया होता है ना।
तो ये असंतत या डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र समझ में आया आपको। संक्रमण क्षेत्र होता है, इसको हमने कुछ नाम दिया हुआ है। उससे पहले मैं कुछ और नाम कुछ चीजें बता देती हूँ। एंड्रीजा मोहोरोविक, एंड्रीजा मोहोरोविक ये क्रोएशियाई भूकंप वैज्ञानिक थे। डेनिस भूकंप वैज्ञानिक थे इंगे लेहमैन, लेहमैन के नाम पे भी है एक लाइन, और मतलब डिसकंटिन्यूटी। एंड बेनो गुटेनबर्ग भूकंप वैज्ञानिक थे, इनके नाम पे भी रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। मैंने बोला अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आती है, एक असंबद्ध क्षेत्र आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉनॉइड। ओके, उसके बाद ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूं, यानी ये रहा लोअर क्रस्ट यानी निचला परपटी, निचला क्रस्ट, ठीक है। और ये रहा अपर मेंटल, एक्सक्यूज मी, ये रहा अपर मेंटल। तो निचला क्रस्ट और अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल के बीच में एक और असंतत क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोहो, इनके नाम पर है। देखिए एंड्रीजा मोहोरोविक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए लोअर मेंटल और आउटर कोर। लोअर मेंटल यानी कि निचला मेंटल, और मेंटल को क्या बोलते हैं? प्रवार, ठीक है। और आउटर कोर यानी ऊपरी कोर, इसके बीच में एक और लाइन आती है, उसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग। बेनो गुटेनबर्ग भूकंप वैज्ञानिक थे। फिर आ जाइए आउटर और इनर कोर के बीच में आती है लेहमैन। लेहमैन यानी कि ये डेनिस भूकंप वैज्ञानिक थे, इंगे लेहमैन के नाम से इन्हें, मतलब इनका पूरा नाम यही था। तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, उसके बीच में आ गया कॉनॉइड, ठीक है। फिर आ जाइए लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, इसमें आ गया मोहो। तो सी सबसे पहले आ गया कॉनॉइड, फिर आ जाइए मोहो, एम, ठीक है। फिर आ जाइए अपर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आता है रैपिटी, ये भूल गई थी मैं, सॉरी, रैपिटी। तो यहाँ पे आ जाएंगे आर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल लोअर मेंटल। जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के नीचे बीच में क्या था? कॉनॉइड। उसी तरीके से अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में क्या है? रैपिटी है। इंपॉर्टेंट। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में क्या है? गुटेनबर्ग, ठीक है। और आउटर और इनर कोर के बीच में सबसे लास्ट में क्या है? आपका लेहमैन। इंपॉर्टेंट। तो एम हो गया, आर हो गया रैपिटी, जी से हो गया गुटेनबर्ग और एल से हो गया लेहमैन, CMRGL, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं, इस डायग्राम को देखिए। अब यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर भी देख लेते हैं। देखिए सारा खेल है क्रस्ट, मेंटल और कोर का। थोड़ा सा सुनिए, फिर उसके बाद डायग्राम की तरफ चलते हैं। आप पूरा का पूरा क्रस्ट ले लीजिए, और इससे पहले वाले डायग्राम में हमने क्या किया था? आउटर, इनर, अपर, लोअर, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया था, यानी क्रस्ट को भी अपर और लोअर में, मेंटल को भी अपर और लोअर में, और जो ये है कोर है उसको भी आउटर और इनर में कर दिया था। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि पूरे के पूरे क्रस्ट को ले लीजिए, अपर और लोअर क्रस्ट को उठाइए, और प्लस अपर मेंटल का आउटर वाला जो क्षेत्र है उसको ले लीजिए। इसको मिलाकर हम नाम दे देते हैं स्थल मंडल, जिसकी अगर बात करें तो 0 से 100 किलोमीटर, ठीक है, एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि अभी देखिए हमने क्या किया है कि जो मेंटल, अपर मेंटल का पतला सा क्षेत्र ही लिया है, मतलब थोड़ा सा एरिया लिया है, यानी अपर मेंटल अभी भी बचता है। तो अपर मेंटल का ही पतला सा एक और लेयर हम ले लेंगे, और उसको हम नाम दे देंगे दुर्बलता मंडल, स्टेनोस्फेयर नाम दे देते हैं, ठीक है, जो कि प्लास्टिक अवस्था में है, और उसी के ऊपर ये क्या कहते हैं, स्थल मंडल तैर रहा है। उसके बाद जो शेष बचा हुआ है मेंटल का क्षेत्र, उसको हम नाम देते हैं मेसोस्फेयर, यानी मध्य मंडल नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर जो आपका कोर वाला एरिया आता है, तो कोर वाले एरिया को हम बोलते हैं बेरिस्फेयर। तो मैंने बोला कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का आउटर लेयर इज इक्वल टू लिथोस्फेयर, एंड
अपर मेंटल का ही एक पतला सा और लेयर ले लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे स्टेनोस्फेयर। एंड फिर बचा हुआ जो पूरा का पूरा मेंटल है उसको हम नाम देते हैं मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल, और पूरे के पूरा जो कोर वाला एरिया उसको हम नाम देते हैं बेरिस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय मंडल। क्लियर? तो अब आ जाइए डायग्राम पे। येलो से जो मैंने ड्रॉ किया और व्हाइट उसकी सीमा रेखा है, तो क्रस्ट लिया और इस सीमा रेखा के बाहर भी आपको येलो दिख रहा है, यानी कि ये अपर क्रस्ट का आउटर लेयर है, इसको हमने नाम दिया लिथोस्फेयर। अपर क्रस्ट का क्योंकि यहाँ पे अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल लिखा हुआ है LM यानी लोअर मेंटल, तो अपर मेंटल का ही थोड़ा सा और एरिया ले लेंगे जो हमने लाइट ग्रीन से किया है हाईलाइट, इसको हम नाम देते हैं दुर्बलता मंडल। ये प्लास्टिक अवस्था में है, लिखा हुआ है प्लास्टिक अवस्था में है, ये स्टेनोस्फेयर इसे बोलते हैं। जो बचा हुआ मेंटल है उसको हम बोलते हैं मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं बेरिस्फेयर। तो देखिए ये जो मेंटल तक का है ना एरिया, ये 2900 किलोमीटर है, ध्यान से सुनिएगा। बीच में यहाँ पे एक और लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, यहीं पे बता देती हूँ, इसको हम बोलेंगे आउटर कोर, इसको हम बोलेंगे इनर कोर। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर तक का एरिया कितना है? 5150 किलोमीटर। 5150 आउटर कोर और इनर कोर, ये त्रिज्या यहाँ तक केंद्र तक, ये कितना है? 6371 किलोमीटर। यानी इनर कोर से लेके बाय कोर से आंतरिक कोर से लेके ये त्रिज्या तक कितना है? 6371। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। स्थल मंडल हो गया 0 से 100, दुर्बलता मंडल हो गया 100 से 400, एक और आता है आग्नेय मंडल, वो आता है 400 से 900, आग्नेय मंडल इसी का पार्ट है। फिर आता है मध्य मंडल 900 से 2900 पे मेंटल खत्म हो जाता है। 2900 से लेके 5150 5150 तक आता है आपका बाह्य कोर, और 5150 यानी कि बाह्य कोर से लेके आंतरिक कोर का जो बिल्कुल नीचे ये पॉइंट वाला एरिया है, ये पृथ्वी की त्रिज्या जिसको हम नाम दिया 6371। ठीक है, ये कितना आ जाता है? 5150 से लेके 6371 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा सा देख लेते द्रव्यमान, आयतन और डेंसिटी। ओके, ये जिसे हम घनत्व बोलते हैं। क्रस्ट मेंटल कोर, जो क्रस्ट है उसको देखते हैं। क्रस्ट का द्रव्यमान यानी मास कितना है? 0.2%। आयतन का कितना? 0.5%। आयतन कितना है? 0.5%। और डेंसिटी कितनी है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 2.8, कहीं 2.7 भी मिलेगा, तो 2.7 से लेके 3.5, 3.5 यानी 3.5, 2.8 से लेके 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मेंटल की बात करें 68% मास है इसका, यानी जो द्रव्यमान है, आयतन यानी वॉल्यूम है 83%, और डेंसिटी की बात करें अगर इसकी तो 3.5 से लेके 5.5 तक है, यानी कि 3.5 से लेके 5.5। कोर की अगर बात करें तो 32% है, और आयतन कितना है? 16% है, जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। और डेंसिटी की बात करें तो कहीं आपको 10-14 यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं आपको 10-12 मिलेगा, कहीं आपको 10-13 भी मिलेगा। ठीक है, किसमें देखते हैं डेंसिटी को? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में देखते हैं। इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट पे आते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान पहले ही बता दिया था मैंने, साउथ अफ्रीका की है 4 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371। परपट्टी सबसे पतली है। परपट्टी को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, महाद्वीपीय और महासागरीय। महाद्वीप की बात करें तो उसकी 35 से लेके, और जहां पर्वतीय श्रृंखलाएं पाई जाती है वहां पे 70 किलोमीटर तक थिकनेस पाई जाती है। महासागरीय की बात करें तो 5 किलोमीटर, और किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक है, और जो ये महाद्वीपीय है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट। महाद्वीपीय संहति की बात करें तो वैसे सिलिका और एल्युमिनियम मिलता है, लेकिन क्रस्ट का ही पार्ट होते हुए भी समुद्री सतह का जो है वो किसका बना हुआ है? सीमा का बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। ठीक है, कि महाद्वीपीय संहति जो है उसका वहां पे क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम, लेकिन वहीं पर ही समुद्री सतह का जो है वो तो 5 किलोमीटर है, ये तो समझ में आता है। ठीक है, उसकी थिकनेस कम है, लेकिन वहां पे पाया क्या जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा। ठीक है,
मेंटल की बात करें 2900 किलोमीटर, क्योंकि उसके बाद आप लोग को पता है कि आउटर कोर मतलब बाह्य कोर 2900 से 5150 तक है, 5150 से 6371 केंद्रीय जो मंडल आ जाता है। सबसे आंतरिक परत कौन सा है? क्रोड निफे का बना हुआ। त्रिज्या कितनी है? 3500। ठीक है। केंद्रीय क्रोड की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज्यादा है, केंद्रीय क्रोड पे काफी उच्च है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक बार ये भी देख लीजिए, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.8% इंपॉर्टेंट। सिलिकॉन कितना है? 27.7%। एल्यूमिनियम है 8.13%। लोहा है 5%। कैल्शियम है 3.63%। एंड सोडियम है 2.83%। पोटेशियम है 2.49% एंड मैग्नीशियम है 2.09%। कई बार क्रम में सजाने के लिए आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।